गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएससी फीवर में। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। आज हमारा मध्य भारत का इतिहास ख़त्म हो गया था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का ज्ञान, लेकिन उससे पहले आप लोगों के रोज के 10 के क्वेश्चन। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? 4th नंबर क्वेश्चन, अष्टप्रधान किसके समय के मंत्रिमंडल थे? 5th नंबर क्वेश्चन, चौथ और सरदेश मुखी शब्द का क्या अभिप्राय है? 6th नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के उत्तराधिकारी का क्या नाम था? 7th नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 8th नंबर क्वेश्चन, सूरत की संधि कब हुई? 9th नंबर क्वेश्चन, देवगांव की संधि कब हुई थी? 10th नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कब और किसके किसके बीच हुई? चलिए ये 10 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास। चलिए 36 नंबर टॉपिक, उत्तर मुगल सम्राट। उत्तरकालीन युद्ध उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह को साथ दिया। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। क्या था? बहादुर शाह के पूर्व का नाम क्या था? मुअज्जम। 3rd नंबर, बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप का आदेश दिया। मतलब कि लाल कुमारी को वेश्या के रूप में हस्तक्षेप कर लिया। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। हुसैन अली खान कौन थे? ये क्या बोलता है, सैयद बंधु दो थे, उसके नाम थे हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। लंपट मूर्ख के नाम से कौन विख्यात थे? जहांदर शाह। फर्रुखसियर को मौर्य वंश का घृणित कायर कहा जाता था। क्या कहते थे? घृणित कायर। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मुहम्मद शाह को रंगीला या बादशाह कहा जाता था। सुंदर तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी। ईरान, जो कि फारस में था, के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मुहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। और ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस मतलब पीकॉक थॉर्न तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस चला गया। तख्ते ताउस पर बैठने वाला, तख्ते ताउस क्या था? मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के नाम से फेमस थे। के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चिनकिलिस खान या निजाम उल मुल्क। रुहेलखंड के संस्थापक कौन थे? बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खान। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? सदुतुल्ला खान।
और भरतपुर के कौन थे? चूड़ामन एवं बदन सिंह। जैसे मुगल सम्राट थे वो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन अंतिम दिन में आते आते जो उनके उत्तराधिकारी थे वो शासन को उतने अच्छे से चला नहीं पाए, बस अब सब अपने मौज में ही रहते थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो छोटे छोटे सैन्य संगठन थे वो क्या हुआ, आज़ाद हो गए और छोटे छोटे राज्य बना लिए। अब देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठाओं की हार हो गई। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। बहादुर शाह द्वितीय, जो कि जफर नाम से भी जाने जाते थे, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। इनका नाम आप आगे भी देखेंगे जब हम पढ़ाएंगे 1857 की क्रांति में। बहादुर शाह द्वितीय अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? 8 बार। चलिए अब देखते हैं भारत में यूरोपीय न्यायिक कंपनियों का आगमन, मतलब कि विदेशी लोग जो कि यूरोपीय थे वो भारत में कब और किस क्रम में आए, मतलब कि कौन पहले आए? 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की। 1515 ईस्वी में अल्फांजो डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। कौन आए? फ्रांसीसी द अल्मेडा। 1509 ईस्वी में अल्फांजो ड अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। कितने ईस्वी में? 1510 ईस्वी में आसफ। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की? कोचीन में। सबसे पहले वे आए और अपनी व्यापारी कोठी कहाँ बनाए? कोचीन में। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डस्टमान थे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज एवं डच के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कितने तारीख को? 31 दिसंबर को 16। आजकल एग्जाम में डेट भी पूछ लिया करते हैं तो आप ध्यान में रखेंगे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने ही एक अधिकार पत्र दिया कौन से कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन थे? कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सम्राट सर टॉमस रॉ को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेज की प्रथम व्यापारी कोठी, मतलब कि सबसे पहले उन्होंने अपना फैक्ट्री सूरत में बनाई। कितने में बनाई? 1608 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में देखिए क्या मिला? बम्बई। पूरा बम्बई मिल गया किसे? चार्ल्स द्वितीय को। किसके रूप में? दहेज के रूप में। उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया।
देखते हैं अब कंपनी और उनकी स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी? कोचीन में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में सूरत में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आई। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में आई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1761 ईस्वी में आई। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता नगर बसाया, जिनकी नींव जॉर्ज चार्नक ने डाली। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की? जॉर्ज चार्नक ने। प्रथम में फ्रांसीसियों की प्रथम बैठक कोठी फैंक्रो कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। भारत में फ्रांसीसी की पहली कोठी कब बनी? 1668 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। किसने? फ्रांसीसी मार्टिन ने 1674 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित हुआ। 1748 ईस्वी में हुई एक्सेला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों कर्नाटक युद्ध याद रखेंगे आप कि किस किस संधि से समाप्त हुआ। तो पहला किस संधि से समाप्त हुआ? तो एक्सेला सापल की संधि से। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई। डुप्ले कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। डुप्ले के बाद कौन आए थे? तो फ्रांसीसी से ही एक आए थे, गोडेहू। पौंडीचेरी की संधि से ये क्या बोलता है उसे? पौंडीचेरी की संधि से दूसरा कर्नाटक वॉर की समाप्ति हुई। अब आइए देखते हैं तीसरा। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 63 ईस्वी के बीच में हुई, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए एक सप्तवर्षीय युद्ध का ही अंश था। पेरिस की संधि से होने वाला यह युद्ध समाप्त हुआ। किसकी संधि से? तो पेरिस की संधि से। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में बॉन्डी वॉश की लड़ाई फ्रांसीसी को बुरी तरह से हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के ही कब्जे में रहे। अब देखते हैं मुगलों से जो स्वतंत्र हुए थे वो राज्य। सबसे पहले बंगाल। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर सिंह बंगाल के नवाब बनने के लालच में सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी कर दिया और अंग्रेजों का साथ दिया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। वाह, मदद किया फिर धोखा भी खा गया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया।
सबसे पहले क्या था? मुर्शिदाबाद। उसके बाद क्या बना? मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए एवं इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो थे। अंग्रेज जीत गए और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बनाया गया क्या? नवाब। 5 जनवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं बंगाल के नवाब और उनके क्रम। बंगाल के नवाब सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, ये कब थे? 1713 से लेकर 1727 तक। सुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739 तक। सरफराज खान 1739 से लेकर 1740 तक। अलवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक। सिराजुद्दौला ये कब थे? 1756 से लेकर 1757 तक। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक। मीर कासिम 1760 से लेकर 1773 तक। मीर जाफर 63 से लेकर 65 तक। निजामुद्दौला 1765 से लेकर 66 तक। सैफउद्दौला 1766 से लेकर 1770 तक। मुबारक उद्दौला 1770 से लेकर 1775 तक। ये थे सारे नवाब और उनके टाइम पीरियड। अब पढ़ते हैं अंग्रेज के मैसूर से क्या संबंध थे। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। मैसूर को किसने बनाया? हैदर अली ने। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसके पुत्र टीपू सुल्तान हुए। कौन हुए थे? टीपू सुल्तान, जो कि बहुत ही योग्य थे। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में पातशाह की उपाधि धारण की। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्र का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जैकोबिन क्लब की सदस्यता किसने ग्रहण की? तो टीपू सुल्तान ने। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। 1760 ईस्वी में वांडीवॉस का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। अब देखते हैं प्रथम युद्ध और वर्ष एवं गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई थी? 1776 से लेकर के 79 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 ईस्वी तक। इस समय यहाँ के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई? 1790 से लेकर 92 ईस्वी तक। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। अब महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि, जो कि 1769 ईस्वी को हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुई और ये 1784 ईस्वी में हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हुई और 1792 ईस्वी में हुई। अब देखते हैं सिख और अंग्रेजों के बीच में क्या संबंध थे। सिख संप्रदाय की स्थापना श्री गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन
1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अपने स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। क्या थे? संगत और पंगत। संगत क्या था? धर्मशाला। और पंगत क्या थे? लंगर। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायी के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद के शुरुआत में क्या नाम थी? गुरु लहना। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया, मतलब कि परमानेंट कर दिया उन्हें। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिख के तीसरे गुरु अमरदास, जिनका टाइम पीरियड 1552 से लेकर 74 ईस्वी तक था। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचित किया। क्या लवन क्या था? एक विवाह की पद्धति थी। अकबर ने गुरु अमरदास से गुरु गोविंद जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास, जो कि 1574 से 1581 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु अकबर के बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु नानक ने इसे भूमि का अमृतसर नामक जलाशय खुलवाया। इस जमीन में क्या किया? अमृतसर नामक जलाशय खुलवाया और अमृत नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन का गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार गुरु पद को पैतृक बना दिया गया। गुरु अर्जुन, जिनका टाइम पीरियड क्या था? 1581 से लेकर 1605 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया? सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन जी ने। इसने गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हम नंदर साहब का निर्माण करवाया। गुरु राजकुमार खुसरो की सहायता करने वाले के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। मतलब कि राजकुमार खुसरो की हेल्प किए थे जहांगीर ने। उसके कारण क्या किया कि अंग्रेजों ने 1606 ईस्वी में इन्हें मार दिया गया। सिखों के छठे गुरु गोविंद जी, इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप धारण किया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हर राय हुए। 7वें गुरु कौन थे? गुरु हर राय। इन्हें दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। इसकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वार के निकट मरवा दिया। गुरु तेग बहादुर ने क्या किया? इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण औरंगजेब ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस
कंघा, कृपान कक्ष और कड़ा रखने की अनुमति दे दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने की लिए अनुमति दिया। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पओता था। कहाँ रहते थे वो? आनंदपुर में, और काम पओता में करते थे। इनके दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। अब देखते हैं बंदा बहादुर के बारे में। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूछ जिले के रजौली गांव में हुआ। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इन्होंने लोहरगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत की घाट में उतार दिया। सरहदा कल्तगढ़ी के नाम से विख्यात हैं, जहां बंदा हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 ईस्वी में कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। कहाँ विलय हो गया? खालसा में विलय हो गया। दल खालसा को जम्मा सिंह आहूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसके बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहते हैं। मिसल कितने भागों में विभाजित थे? तो 12 भागों में। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है, मतलब इक्वल। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुई थी। इसके दादा चरत सिंह 12 मिसलों में एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, और रंजीत सिंह इसी मिसल से बिलोंग करते थे। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिलवाया। 1798 से 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। पहला पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा मुल्तान और चौथा लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री फ़कीर अजीमुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ थे। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी को हुई। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। अंग्रेजों और सिखों में कौन कौन सी संधि हुई, आइए देखते हैं। लाहौर की संधि कब हुई? 9 मार्च 1846 ईस्वी में। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रयास पंजाब में भी मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन
देकर शेखपुरा भेज दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाली की लड़ाई सिख नेता शेर एवं अंग्रेज कमांडर डफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ाई की। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए, मतलब वे हार गए अंग्रेजों से। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 ईस्वी को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया। महाराणा दलीप सिंह को 5000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। अब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, सबसे पहले तो बंगाल आज़ाद हुए थे, उनके गवर्नर जनरल देखिए लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव एवं उनकी क्रम क्या थी, टाइम पीरियड 1757 से 60 से लेकर के एक बार आए थे वो, फिर दोबारा नियुक्त हुए थे 1765 से लेकर 1767 ईस्वी के बीच। इसने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की, मतलब कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामलों के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। ये बीपीएससी में आ सकते हैं कि बिहार के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसे नियुक्त किया, तो राजा सिताब राय को। गवर्नर, अन्य गवर्नर बरे लास्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं, मतलब कुछ नियम कानून को लागू करने के लिए एक्ट पारित हुए। ये एक्ट ये रहे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के नवाब को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहने लगे, कि मतलब कि बंगाल के जो नवाब थे अब उनको क्या कहने लगे, गवर्नर जनरल, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया, मतलब कि बंगाल उस समय के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो उन्होंने क्या किया कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल के अधीन थे वो सबको उठाकर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, मतलब कि तीनों को आपस में मिला के बंगाल में कर दिया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए थे और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बने। बंगाल का गवर्नर जनरल एवं कंपनी का गवर्नर जनरल तक इन्हें बनाया गया। देखते हैं अब इस महान वायसराय के बारे में, जो थे वारेन हेस्टिंग। इसने राजकीय कोषागार की मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता कर दिया, मतलब कि जो कोषागार था, जो पैसे की लेन देन थी, उनको क्या किया, मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया गया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में फौजदारी एवं दीवानी अदालत की स्थापना की। फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना कहाँ पे की, हर एक जिले में। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। इसी के समय 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। जोनाथन डंकन ने क्या किया, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की,
गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विलिंग्स को हास्टिंग ने आश्रय प्रदान दिया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी को द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इस मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी गई। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया। बंगाल गैजेट क्या था? एक न्यूज़पेपर जो कि पहला अंग्रेजी न्यूज़पेपर था, और इसको प्रकाशित किसने किया? जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा कभी सुना जाता था तो दोनों पक्षों की सहमत हो, मतलब कि कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों में सहमति होती थी। इसमें चांगली ब्राह्मण नंद कुमार एवं इसमें बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी दे दी गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के ही समय में हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुई। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किसके काल में? तो वारेन हेस्टिंग के समय में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी को विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्फ द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया गया। सबसे पहले महाभियोग किस पे लगाए गए थे? तो वारेन हेस्टिंग में। सर जॉन मैकफरसन इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टरों के हाथों में दे दिया गया। मतलब कि इस समय जितने भी अधिकार थे वो क्या हुए? कलेक्टरे के हाथों में दे दिया गया। इन्हें भारतीय न्यायाधीशों से मुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीय के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया गया। मतलब कि जितने भी अंग्रेज लोग आए थे उन्हें ऊंचे ऊंचे पोस्ट दिए जाते थे, और जितने भी भारतीय थे उन्हें बस नीचे नीचे पोस्टों पर रखा जाता था। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% मतलब 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था तथा 10% अपने पास रखना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना
जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। क्या मानते थे? नागरिक सेवा का जनक। अब देखते हैं सर जॉन सॉर के बारे में। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेज़ली, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेज़ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, सिंधिया एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। सबसे पहले किसने सहायक संधि स्वीकार की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए किए गए युवकों को प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। कौन कहता था? लॉर्ड वेलेज़ली खुद को क्या कहता था? बंगाल का शेर। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु वह शीघ्र उनकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज वारलो, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसी के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? 1805 से 1817 7 ईस्वी के बीच में सर जॉर्ज वारलो के समय। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसने नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मतलब कि अंग्रेजों की जीत हुई और नेपालियों को क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण। और किसने की? अमर सिंह थापा ने। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच सगौली की संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासील मुहम्मद, चीतू, करीम खान थे। इसने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। क्या किया? अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय में 1822 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट या कस्तकारी अधिनियम लागू हुआ। कस्तकारी या टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ? तो 1822 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। अब देखते हैं लॉर्ड एमहर्ट्स, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की लड़ाई हुई। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडाबू की संधि हुई। किसकी संधि? यानडाबू की संधि एमहर्ट्स के समय में हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर के सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मतलब कि जो विलियम बेंटिक थे वो सब कुछ हिंदुओं की जो प्रथा थी उनको बंद कराने के चक्कर में थे। तो कुछ पंडितों को, ब्राह्मणों को, हिंदुओं को अच्छा नहीं लगा तो वो क्या किए? युद्ध कर दिए और विलियम बेंटिक के विरोध में आकर खड़े हो गए। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब कि अभी तक तो सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल थे
अब क्या हुआ कि उसे बंगाल का नहीं बनाकर पूरे भारत का बना दिया गया। किसी विलियम बेंटिक को तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक, और सबसे पहले और सबसे अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था, तो विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने पर अवैध घोषित कर दिया। मतलब सती, जब जिनकी पति की देहांत हो जाती थी, उन्हें क्या किया जाता था कि उनकी पत्नी को भी उसी चिता में सुलाकर जला दिया जाता था। तो इस प्रथा को किसने भंग किया? राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के मदद से। नोट में देखिए, अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया। 1835 ईस्वी में विलियम ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तथा मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर में तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग में मध्यक चेर को हड़प लिया। किसे हड़प लिया? तो मध्यक चेर को। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने जब आए ना तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए इंडिया में। चार्ल्स मिटकॉफ, इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया। इसने इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मिटकॉफ को। अब देखिए लॉर्ड ऑकलैंड, इनकी टाइम पीरियड क्या थी? 1836 से लेकर के 42 ईस्वी तक। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारत आंग्ल अफगान युद्ध। 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड इन्हीं के समय में मरम्मत में हुई थी। लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 44 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग इसी के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसमें अंग्रेज विजय हुए। इसमें नरबलि प्रथा को खत्म कर दिया गया। मतलब कि मनुष्यों की जो बलि चढ़ाई जाती थी वो खत्म हो गई। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, जो कि 1849 ईस्वी को जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध एवं सन 1852 ईस्वी में लोयल बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी को उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? भूमिगत रहित जागीरों का पता करके उसे छीनना। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता था। इसी के नीति के तहत साम्राज्य में विलय किए गए राज्य से सर्वप्रथम सतारा, सबकी आप ईयर याद रखिएगा, सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में,
और झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। मतलब कि जिस राजाओं के बच्चे नहीं हुआ करते थे वो जो जब उत्तराधिकार को ग्रहण करते थे तो जो अंग्रेज थे वो इन्हें समाप्त कर दिए थे। बोले नहीं, अपना मतलब कि अपना जब उत्तराधिकारी होगा तो उसे मान्यता दी जाएगी। गोद लेने को उन्होंने समाप्त कर दिया और जिन राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं होते थे उनका शासन अपने शासन में मिला लिया करते थे। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उसे उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 ईस्वी में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। वुड डिस्पैच कब लागू हुआ? तो 1854 ईस्वी को किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकार कॉलेज तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई। 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। डाक टिकट किसके समय की देन है? तो लॉर्ड डलहौजी की समय की। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। तार सेवा, गोद प्रथा और डाक व्यवस्था सब किसकी देन थी? तो लॉर्ड डलहौजी की। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। इसके समय में ही नरबलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया गया। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। मतलब कि जो बंगाल से भारत का गवर्नर जनरल को ट्रांसलेट किया गया था, अब वो भारत के गवर्नर जनरल से क्या ट्रांसलेट हो गया? तो पूरे भारत का वायसराय। तो सबसे पहले भारत का वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल में थी, अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह था। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। मतलब कि जो एक कंपनी भारत में आई थी वो उनका नियंत्रण अब खत्म हो गया और जितना भी भारत में काम हुआ करते थे, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, वो उनका कमान कौन संभालता था? तो ब्रिटिश संभालते थे डायरेक्ट ब्रिटेन से। मतलब कि कानून ब्रिटेन में बन के आती थी और यहाँ लागू होती थी। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में
कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। क्या हुई? तो अपराध विधान सभा संहिता लागू की गई। व्यपगत का सिद्धांत मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। और इसे किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। जिसे खत्म किसने किया? कैनिंग ने। अब देखिए लॉर्ड एल्गिन, इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में थी, इसकी मृत्यु हो गई। एल्गिन की मृत्यु कहाँ हुई? तो हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग लॉर्ड लॉरेंस के बारे में। आज यहीं तक मैं एंड करती हूँ। 10 क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।